10 मई को भारत ने एक अभूतपूर्व कदम उठाया। इसने ब्रह्मोस मिसाइलों का इस्तेमाल किया, जो दुनिया की सबसे तेज और नई क्रूज मिसाइलों में से एक है, एक वास्तविक युद्ध मिशन में। यह परीक्षण या शक्ति प्रदर्शन नहीं, बल्कि एक युद्ध था जिसमें वास्तविक लक्ष्य, विस्फोट और मानवीय परिणाम शामिल थे। इस अभियान को ऑपरेशन सिंदूर कहा गया। यह एकल मिशन या एक लक्ष्य मात्र नहीं था। यह एक हिसाब किताब था, एक बड़ा समन्वित हमला जिसे भारतीय वायु सेना ने अंजाम दिया था, जिसका लक्ष्य पाकिस्तान में सीमा पार कुछ सबसे खतरनाक आतंकवादी शिविर थे। 10 मई 2025 की सुबह के शुरुआती घंटों में हुए हमलों के कारण सूरज निकलने तक कम से कम 4 महत्वपूर्ण ठिकानों में आग लग गई थी। यह सब 22 अप्रैल को शुरू हुआ था, जब जम्मू और कश्मीर के भारतीय क्षेत्र में पहलगाम में एक क्रूर आतंकी हमला हुआ था। एक बाजार में परिवार खरीदारी कर रहे थे, बच्चे दौड़ रहे थे और लोग ब्रेड और फल खरीद रहे थे। हमले में 26 लोग मारे गए। इसके पीछे पाकिस्तान स्थित आतंकी संगठन जैश-ए-मोहम्मद का हाथ था, जो भारत के खिलाफ हिंसा का इतिहास रखता है। भारत ने जवाब देने का वादा किया और वह तबाही था। निशाना बनाए गए ठिकानों में रफीकी, मुरिद, नूर खान, रहीम यार खान, सुक्कुर और चुनिया शामिल हैं। स्कर्दू, भोलारी, जैकबाबाद और सरगोदा एयरफील्ड्स पर व्यक्तिगत नुकसान की खबर मिली। पसरूर और सियालकोट की रडार साइट्स पर भी हमला हुआ। ये सटीक खुफिया जानकारी के आधार पर चुने गए सैन्य ठिकाने थे। YouTube के एल्गोरिदम के मुताबिक यह वीडियो विज्ञापनदाताओं के अनुकूल नहीं है, इसलिए हमें आपकी मदद चाहिए। YouTube का यह आदत है कि वह युद्ध के बारे में बात करने वाले वीडियो को सीमित कर देता है, लेकिन यही है उस दुनिया की हकीकत जिसमें हम रहते हैं। तो अगर आप हमारी मदद करना चाहें तो नीचे दिए गए लाइक और सब्सक्राइब बटन को दबा दें। इससे वीडियो को बहुत फायदा मिलेगा। हम आपके आभारी रहेंगे। भारत ने स्पष्ट किया कि हमले केवल सैन्य और आतंकी ढांचे पर किए गए थे, न कि नागरिकों, पाकिस्तानी सरकार या किसी गांव पर। पहला मिसाइल सुखोई 30 MKI फाइटर जेट से दागा गया, जो भारत का द्वि-इंजन वाला विमान है और भारी हथियारों के साथ दुश्मन की हवाई सीमा में प्रवेश कर सकता है। विमान अंधेरी रात में रडार से बचने के लिए नीचे उड़ान भर रहा था। फिर पाकिस्तान सीमा के पास पायलट ने पिकल बटन दबाया और ब्रह्मोस मिसाइल लॉन्च की गई। स्टेज 2 मिसाइल 1 सेकंड के लिए नीचे गिरी, फिर हवा पकड़कर रामजेट चालू किया और लगभग माक 3 की गति से आगे बढ़ी। वह नीचे तेज उड़ान भर रही थी, जमीन के नजदीक लगभग अदृश्य होकर फिर बहावलपुर की ओर मुड़ गई। यहीं पर जैश-ए-मोहम्मद का एयरबेस था। यह कोई साधारण धूल भरा कैंप नहीं, बल्कि एक विशाल परिसर है। यहाँ बैरक, प्रशिक्षण मैदान, प्रशासनिक दफ्तर, हथियारों का भंडार और सीमा पार आतंकी अभियानों के संचार केंद्र भी हैं, जैसा 22 अप्रैल को देखा गया था। भारत वर्षों से इस स्थान पर नजर रखे हुए था और 10 मई को यह आग में घिर गया। चश्मदीदों के मुताबिक, जिनमें कुछ ने मोबाइल सेवा बंद होने से पहले हिलती हुई फुटेज भी पोस्ट की थी, धमाका बहुत जबरदस्त था। इसने परिसर के एक हिस्से को पूरी तरह नष्ट कर दिया और घंटों तक आग लगी रही। पाकिस्तानी और भारतीय खुफिया सूत्रों के अनुसार हमले में 50 से अधिक लोग मारे गए और कई वरिष्ठ अधिकारी मौजूद थे। उसी समय एक और ब्रह्मोस मिसाइल मेरडिक्के की ओर उड़ान भर रही थी। यह लश्कर-ए-तैयबा का कुख्यात अड्डा है, जो 2008 के मुंबई हमलों और कई अन्य आतंकी हमलों के लिए जिम्मेदार है। इस मिसाइल ने एक प्रशिक्षण स्थल को निशाना बनाया, जिसमें सुरंगें, फायरिंग रेंज और वाहन ढांचा शामिल है। विस्फोट कैंप के बीच हुआ। कुछ रिपोर्टों के मुताबिक धमाके ने भूमिगत इलाके के कुछ हिस्सों को ढहा दिया। भारतीय निर्मित क्रिस्टल मेज द्वितीय मिसाइल, हैमर गाइडेड गोला बारूद, स्कैल्प क्रूज मिसाइल और SPICE-2 1000 स्मार्ट बम जैसी अन्य हथियार प्रणालियों का उपयोग करके 2 और लक्ष्यों को निशाना बनाया गया। इनका उपयोग मध्यम दूरी के सटीक हमलों के लिए किया गया, जहां ब्रह्मोस की गति या रेंज आवश्यक नहीं थी। ब्रह्मोस ने सुर्खियां बटोरी क्योंकि यह इसका युद्ध में पहला इस्तेमाल था। इससे पहले इसका कभी इस्तेमाल नहीं हुआ था। ब्रह्मोस का विकास 2001 में शुरू हुआ और 2007 तक सभी शाखाओं में तैनात कर दिया गया था। भारत ने ब्रह्मोस को हमेशा एक ट्रम्प कार्ड की तरह रखा था। यह परेड में दिखाया जाता था, परीक्षणों में दागा जाता था और रक्षा मंचों पर इस पर चर्चा होती थी।
लेकिन अब तक इसे कभी भी असली युद्ध मिशन के लिए इस्तेमाल नहीं किया गया था। यह एक जबरदस्त खुलासा था। उन्होंने इसे दुश्मन की सीमा के अंदर गहराई तक इस्तेमाल किया, जिससे पूरी कहानी बदल गई। ये न केवल एक तकनीकी सफलता है बल्कि एक रणनीतिक संदेश भी है जिसका पाकिस्तान के पास कोई जवाब नहीं है। पूरी कार्रवाई समन्वित थी। ब्रह्मोस जेट की उड़ान के दौरान ड्रोन, जैमर और रडार काउंटर मेजर्स सक्रिय किए गए। सैटेलाइट संसाधनों को स्ट्राइक क्षेत्र की रियल टाइम निगरानी और एंटी एयर खतरों पर नजर रखने के लिए पुनर्निर्देशित किया गया। भारतीय बलों ने आकाश मिसाइल डिफेंस सिस्टम का उपयोग करके जवाबी हमले से खुद को बचाया। और ऑपरेशन का हर हिस्सा न सिर्फ सफल होने के लिए बल्कि यह दिखाने के लिए भी तैयार किया गया था कि जरूरत पड़ने पर भारत बार बार ऐसा कर सकता है। और यह सब देश में बने उपकरणों के साथ सफल रहा। एक भारतीय अधिकारी ने कहा कि यह पूर्ण सटीक युद्ध का प्रमाण है जिसमें हमने अपने उपकरणों का उपयोग अपनी शर्तों पर किया। यह महत्वपूर्ण है क्योंकि भारत आत्मनिर्भरता और रक्षा के लिए जोर दे रहा है, जिसे वह आत्मनिर्भर भारत कहता है। इसका मतलब है भारत द्वारा निर्मित हथियारों का निर्माण, प्रक्षेपण और उपयोग बिना किसी पर निर्भर रहे या अनुमति का इंतजार किए। ब्रह्मोस इस ऑपरेशन में इस्तेमाल होने वाली एकमात्र स्वदेशी प्रणाली नहीं थी। भारत ने स्वदेशी एंटी ड्रोन टेक्नोलॉजी, सिग्नल जैमर और इंफ्रारेड टारगेटिंग का इस्तेमाल किया, जो देश की लैब्स में डिजाइन और बनाया गया था। आकाश मिसाइल डिफेंस सिस्टम के डेवलपर प्रहलाद रामाराव ने कहा कि लोगों की रक्षा करते हुए अपनी प्रणाली को एक्शन में देखकर उनकी आंखों में आंसू आ गए। इस बीच लखनऊ में भारतीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने हाल ही में नई ब्रह्मोस उत्पादन सुविधा का उद्घाटन किया था। इस फैक्ट्री का लक्ष्य भारतीय सेना के साथ साथ फिलीपींस, वियतनाम और संभवतः इंडोनेशिया जैसे निर्यात ग्राहकों को भी आपूर्ति के लिए उत्पादन बढ़ाना है। समय का यह पल बेहद प्रतीकात्मक था। भारत निर्मित मिसाइलों का युद्ध में सफल प्रयोग हुआ, जिसकी गूंज विश्व भर में सुनी गई। हमले ने अपना लक्ष्य भेद दिया और राजनीतिक रूप से बिल्कुल सूक्ष्म नहीं था। कुछ घंटों बाद पीएम नरेंद्र मोदी ने टीवी पर बयान दिया। उन्होंने पाकिस्तान का नाम नहीं लिया, उन्हें लेने की जरूरत भी नहीं थी, लेकिन उन्होंने एक बात जोरदार और साफ तौर पर कही कि भारत अब परमाणु ब्लैकमेल का बंधक नहीं बनेगा। यह एक भारी बयान है। दशकों से पाकिस्तान ने परमाणु छत्र छाया के तहत काम किया है। यह खुलकर और बार बार कहा जाता है कि भारत का कोई भी बड़े पैमाने पर हमला परमाणु प्रतिक्रिया को जन्म दे सकता है, लेकिन अब भारत पीछे हटने वाला नहीं है। उन्होंने हमला कर उसे प्रभावी बनाया। पाकिस्तान की प्रतिक्रिया कुछ नहीं। सीमा पार से ड्रोन और रॉकेट के हमले जारी हैं। फिलहाल एक अस्थिर युद्ध विराम है और आशा है कि संघर्ष रुक जाएगा। भारत के शत्रुओं को अब राज्य प्रायोजित आतंकी समूहों द्वारा युद्ध विराम के उल्लंघन की नई वास्तविकता का सामना करना होगा। ब्रह्मोस एक ऐसा खतरनाक और कारगर हथियार है जिसका उपयोग किया जाता है। आइए इसके बारे में विस्तार से जानते हैं। ब्रह्मोस सिर्फ तेज नहीं है, यह बेहद घातक है। इसे इतना डरावना बनाने वाली बात सिर्फ इसकी रफ्तार नहीं, बल्कि यह है कि अब हमें पता है कि यह वाकई काम करता है। असली युद्ध में दबाव में दूसरे प्रयास के बिना यह कैसे काम करता है और अचानक विश्व की सेनाएं इस पर ध्यान क्यों दे रही हैं? तो सबसे पहले ब्रह्मोस एक क्रूज मिसाइल है, बैलिस्टिक मिसाइल नहीं है। इसका अर्थ है कि यह अंतरिक्ष में ऊंचाई तक नहीं जाती और फिर पत्थर की तरह पृथ्वी पर वापस नहीं गिरती। यह वायुमंडल में उड़ान भरती है, पंखों, फिन और वायु दाब का प्रयोग करते हुए धरती के नजदीक रहती है और युद्ध के समय बाज की भांति जमीन से सटकर गोता लगाती है। यह आपके रडार के नीचे से उड़ रही है, ऊपर से नहीं। ब्रह्मोस मूलतः एक द्विचरणीय मिसाइल है। पहला चरण एक ठोस ईंधन बूस्टर है जो लॉन्च के समय ब्रह्मोस को हवा में ले जाकर प्रारंभिक गति और ऊंचाई प्रदान करता है। दूसरे चरण में एक रैमजेट इंजन सक्रिय होता है जो वातावरण की हवा को मिसाइल की गति से संपीड़ित करता है। इसका मतलब है कि ब्रह्मोस को रॉकेट की तरह ईंधन और ऑक्सीडाइजर दोनों ले जाने की जरूरत नहीं होती। तेज गति और सांस लेने के लिए इसे हवा की आवश्यकता होती है। एक बार चालू होने पर इंजन मिसाइल को लगभग माक 3 की गति से प्रक्षेपित करता है। यह लगभग प्रति सेकंड 1 किलोमीटर की गति है। भारतीय मिसाइल की गति अमेरिकी टॉमहॉक क्रूज मिसाइल की तुलना में 4 गुना अधिक है, जो माक 0.75 की रफ्तार से चलती है। यह सिर्फ एक दिलचस्प आंकड़ा नहीं, बल्कि आधुनिक युद्ध है। रफ्तार मार डालती है। यह दुश्मन को प्रतिक्रिया देने के लिए कम समय देता है, उसे गिराने के लिए कम समय देता है, किसी को चेतावनी देने के लिए कम समय देता है। अगर ब्रह्मोस आ रहा है तो आपके सामने एक बहुत ही तात्कालिक समस्या है। सिर्फ कुछ सेकंड, शायद उससे भी कम।
युद्धपोत, कमांड सेंटर या भूमिगत बेस में कुछ सेकंड पर्याप्त नहीं होते। मिसाइल को 500 किमी की दूरी तय करने में लगभग 8 मिनट लगेंगे। और रेंज एक और दिलचस्प बिंदु है। चलिए रेंज के बारे में बात करते हैं। लंबे समय तक ब्रह्मोस की रेंज लगभग 290 किमी या 321.868 किलोमीटर से कम थी। ऐसा मिसाइल टेक्नोलॉजी कंट्रोल रेजीम के कारण था, जो एक अंतर्राष्ट्रीय समझौता है जिसने निर्यात मिसाइलों की रेंज 300 किमी तक सीमित कर दी थी। भारत 2016 में मिसाइल टेक्नोलॉजी कंट्रोल रेजीम में शामिल होने के बाद यह प्रतिबंध हट गया। अब ब्रह्मोस 500 किलोमीटर तक पहुंच रही है। कुछ वर्षन शीघ्र ही 800 से ऊपर जा सकते हैं। भविष्य में ब्रह्मोस की वेरिएंट 1200 किमी या लगभग 1609.34 किलोमीटर तक मार कर सकेंगे, जिससे चेंगडू या बीजिंग जैसे चीनी लक्ष्य भी इनकी रेंज में होंगे। अगर आपके पास हजारों मील दूर और कुछ ही मिनटों में लक्ष्य तक पहुंचने वाला मिसाइल है, तो आपको बमवर्षक विमानों की जरूरत नहीं। बटन दबाकर आप इस हथियार को चला सकते हैं। देखना जरूरी नहीं है क्योंकि ये एक फायर एंड फॉरगेट हथियार है। अब वेयरहेड की बात करें। ब्रह्मोस परमाणु नहीं है, कम से कम इसकी मौजूदा कोई भी वर्षण परमाणु नहीं है। यह एक पारंपरिक हथियार है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि यह कमजोर है। मिसाइल अपने वर्षन के अनुसार 200 से 300 किलोग्राम तक का वॉरहेड ले जा सकती है। यह एक डिस्ट्रॉयर जहाज डुबोने, इमारत गिराने, बंकर भेदने या फुटबॉल मैदान जितने आतंकी अड्डे को नष्ट करने में सक्षम है। ब्रह्मोस में एक ऑन बोर्ड गाइडेंस सिस्टम है जो इनर्शियल नेविगेशन, जीपीएस और एक्टिव रडार होमिंग का उपयोग करता है, जो इसे एक बहुत ही स्मार्ट हथियार बनाता है। इसका मतलब है कि इसे पता है कि यह कहां है, और अगर आप अपनी जगह बदलते हैं तो यह उड़ान के दौरान खुद को एडजस्ट कर सकता है। ब्रह्मोस का सबसे रोचक पहलू शायद अंतिम हमला है। यह अंतिम चरण में जिगजैग करता हुआ मिसाइल डिफेंस सिस्टम को चकमा देता है, फिर लॉक कर ऊंचाई पकड़कर सीधा लक्ष्य के केंद्र पर वार करता है। ब्रह्मोस एक सार्वभौमिक मिसाइल है जो न केवल एक मार्केटिंग शब्द बल्कि एक सामरिक हकीकत भी है। ब्रह्मोस मिसाइल को ट्रक, जहाज, वर्टिकल लॉन्च सिस्टम, पनडुब्बी, अंडर वाटर ट्यूब और Su-30 MKI जैसे जेट्स से लॉन्च किया जा सकता है, इसलिए इसका अनुमान लगाना मुश्किल है। ब्रह्मोस से बचाव करते समय आसमान के साथ साथ अन्य दिशाओं पर भी ध्यान देना होगा। हर चीज पर नजर रखने के लिए आपको सैटेलाइट, रडार, सोनार, मानव खुफिया और किस्मत सभी चाहिए। लॉन्च मिस करने पर धमाकों की प्रतीक्षा के लिए केवल कुछ मिनट बचते हैं। ऑपरेशन सांडूर में भारत ने Su-30 MKI फाइटर जेट से लॉन्च किए गए एयर लॉन्च ब्रह्मोस A का इस्तेमाल किया था। यह Su-30 के सबसे एडवांस वेरिएंट्स में से एक है जिसे ब्रह्मोस मिसाइल ले जाने के लिए मॉडिफाई किया गया है। ब्रह्मोस लगभग 8.4 मीटर लंबी और 2500 किलोग्राम से अधिक वजनी है। सोचिए जैसे एक फोर्ड F-150 हो जिसकी डिक्की ईंटों से भरी हो। विमान से लॉन्च किया गया ब्रह्मोस मिसाइल लंबी दूरी तक तेज गति से और छिपकर उड़ान भर सकता है। यह विमान इसे और ऊंचाई तथा गति देता है। यह भारत को मिसाइल लॉन्च करने की सुविधा देता है बिना दुश्मन की सीमा में लॉन्चर लाए। यह रक्षा को जटिल बना देता है क्योंकि अब ब्रह्मोस सिर्फ जमीन से नहीं बल्कि एक अत्यधिक मोबाइल और पोर्टेबल हवाई शार्क बन गया है। भारतीय नौसेना का एक जहाज से लॉन्च होने वाला संस्करण भी है। यह INS कोलकाता, विशाखापत्तनम और अन्य अग्रिम पंक्ति के विध्वंसक जहाजों पर तैनात है। ये जहाज ब्रह्मोस मिसाइलों को एक साथ दाग सकते हैं, जिससे दुश्मन की रक्षा प्रणाली पर दबाव पड़ता है। अगर एक मिसाइल गिरा भी दी जाए तो उसके पीछे 2 और मिसाइलें आ रही होती हैं। भारतीय नौसेना के पास पनडुब्बी से दागी जाने वाली ब्रह्मोस मिसाइल है, जिससे वे बिना पता चलाए निशाना साध सकते हैं। वह पानी से बाहर निकलकर आपकी ओर माक 3 की रफ्तार से आती है। ब्रह्मोस का भविष्य और भी अधिक भयावह है। इसे ब्रह्मोस 2 कहा जाता है। यह उसका हाइपरसोनिक रूप है। हाइपरसोनिक का मतलब है माक 5 और उससे ऊपर। यह ध्वनि की गति से 5 गुना तेज है, हर सेकंड 1 मील की गति। यह अधिकांश रडार की ट्रैकिंग और किसी भी मौजूदा वायु रक्षा प्रणाली की इंटरसेप्ट क्षमता से तेज है। एक जापानी रेलगन वर्तमान में विकासाधीन है जो काफी आकर्षक लगती है। ब्रह्मोस 2 का लक्ष्य मैक 7 है, यानी लगभग 8600 किलोमीटर प्रति घंटा।
यह एक राइफल की गोली से 2 गुना और एक व्यावसायिक जेट से लगभग 10 गुना तेज है। ब्रह्मोस 2 अभी विकसित किया जा रहा है। जैसे ही यह तैयार हो जाएगा, यह दुनिया का सबसे तेज हथियार होगा और भारत उन कुछ देशों में से एक होगा जिसके पास यह होगा। अभी केवल रूस, चीन और संभवतः अमेरिका के पास ही हाइपरसोनिक हथियार परीक्षण या सीमित उपयोग में हैं। किसी भी देश ने अभी तक इन हथियारों को निर्यात नहीं किया है और न ही इनकी तैनाती की है। ब्रह्मोस विकासाधीन प्रणालियों के विपरीत कोई स्केच या व्हाइट बोर्ड प्रोजेक्ट नहीं है। यह उड़नशील वास्तविक उपकरण है जो अंतर्राष्ट्रीय बाजार में उपलब्ध है। अब इसका इस्तेमाल पाकिस्तान के खिलाफ किया जा रहा है। ऑपरेशन सिंदूर ने साबित कर दिया कि ब्रह्मोस वास्तविक दबाव में भी प्रदर्शन कर सकता है। शांत दिन में रेगिस्तान में एक डमी टारगेट को मारना आसान है। खराब मौसम और राजनीतिक जोखिमों वाले हाई अलर्ट क्षेत्र में इलेक्ट्रॉनिक जैमिंग एवं दुश्मन के रडार की मौजूदगी से किसी सुरक्षित स्थान पर मिसाइल दागना काफी चुनौतीपूर्ण होता है। भारत ने यह एक ही दिन में कई बार किया और अब यह सिर्फ एक मिसाइल नहीं है, यह एक बिक्री प्रस्ताव है और यह एक चेतावनी है, यह एक प्रतिष्ठा है। यह भारतीय तकनीक की एकीकृत प्रणाली में पूरी तरह से काम करता है, जैसा कि खरीदने के इच्छुक देशों ने अभी देखा है। और कोई भी दुश्मन जो भारत की परीक्षा लेने के बारे में सोच रहा है, उसने अभी देख लिया कि जब आप हद से आगे बढ़ते हैं तो क्या होता है। आधुनिक भारतीय इतिहास में सैन्य नीति को सतर्कता द्वारा परिभाषित किया गया है। यह इंतजार करता था, यह चेतावनी देता था, हमले सहन करता था और अंतिम विकल्प के रूप में पलटवार करता था। हमले के दौरान यह चुपचाप और रडार के नीचे रहकर वैश्विक व्यवस्था को कम से कम प्रभावित करने की कोशिश करता था। लेकिन वह रुख अब साफ तौर पर बदल गया है। पीएम मोदी के नेतृत्व में भारत अधिक मुखर, दृश्यमान और जोखिम लेने को तत्पर हो गया है। ऑपरेशन सिंदूर ने साबित किया है कि यह लापरवाह नहीं बल्कि निडर है। 2014 में सत्ता में आते ही नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रवादी ताकत की भाषा अपनाई। उन्होंने कहा कि भारत को अब अपनी रक्षा करने के लिए माफी नहीं मांगनी चाहिए। भारत को हमलों के बाद हालात बिगड़ने का डर नहीं रखना चाहिए और आतंकवाद को परमाणु धमकियों के पीछे नहीं छिपने देना चाहिए। यह संदेश पुलवामा में 2019 में पाकिस्तान आधारित आतंकी समूह द्वारा 40 भारतीय सैनिकों की हत्या के बाद दिया गया था। भारत ने जवाब में पाकिस्तान की सीमा के अंदर गहराई में स्थित बालाकोट पर हवाई हमले किए। उस समय यह एक महत्वपूर्ण कदम था। दशकों में पहली बार भारत ने खुलेआम सीमा पार हवाई हमले किए, बिना अपनी भूमिका छिपाने की कोशिश के। फिर भी भारत ने अपने सर्वोत्तम हथियार प्रयोग नहीं किए। भारत ने ऑपरेशन सैंडोर के साथ बालाकोट से आगे कदम बढ़ाया है। भारत ने अपनी सबसे तेज क्रूज मिसाइल ब्रह्मोस का इस्तेमाल करके कई ठिकानों पर हमला किया। इसने अन्य उच्च स्तरीय हथियारों के साथ मिलकर ऐसा किया और इसने यह बिना पलक झपकाए किया, पाकिस्तान के परमाणु हथियारों की छाया में भी। यह मोदी की राजनीतिक और सैन्य नीति का परिणाम था। मोदी सरकार ने स्पष्ट किया है कि यदि आप भारत पर आतंकी हमला करेंगे तो भारत आपको सटीक जवाब देगा। यह न तो इंतजार करेगा, न ही इजाजत मांगेगा और न ही माफी मांगेगा। मोदी के समर्थकों ने, जो राष्ट्रवादी और आक्रामक हैं और भारत की बढ़ती शक्ति पर गर्व करते हैं, इस हमले को न केवल एक प्रतिशोध के रूप में देखा, बल्कि एक क्षेत्रीय नेतृत्व के प्रमाण के तौर पर भी देखा, यह दिखाते हुए कि भारत को अब किसी के पीछे नहीं चलना पड़ता और उसे अपने मिसाइलों से आक्रमणकारियों पर हमला करने का अधिकार है। भारत की भौगोलिक स्थिति चुनौतीपूर्ण है। इसकी सीमाएं 2 परमाणु शक्ति संपन्न देशों से लगती हैं, जिनसे इसका युद्ध हो चुका है। पश्चिम में पाकिस्तान है, जो आतंकी समूहों को समर्थन देता रहा है। उत्तर में चीन है, जिसकी सीमाएं विवादित हैं और क्षेत्र में उसका सैन्य प्रभाव बढ़ रहा है। तो भारत जैसा देश खुद की रक्षा परमाणु युद्ध छेड़े बिना कैसे करता है? यहीं पर असली सिद्धांत सामने आता है। भारत आधिकारिक रूप से नो फर्स्ट यूज परमाणु नीति अपनाता है। इसका अर्थ है कि वह पहले कभी परमाणु हथियारों का प्रयोग नहीं करेगा, परंतु यदि उस पर परमाणु आक्रमण होता है तो वह अवश्य प्रतिक्रिया देगा। इसका मतलब है कि भारत को पारंपरिक युद्धों में बिना परमाणु हथियारों के जीतना होगा। यह काम करने के लिए एक बहुत ही सीमित जगह है, इसलिए भारत ने एक रणनीति विकसित की जिसे कोल्ड स्टार्ट कहा जाता है। कोल्ड स्टार्ट में उकसावे का जवाब देने के लिए तेज, जोरदार हमला करने का विचार है, ताकि पाकिस्तान या कोई अन्य परमाणु स्तर तक हालात बढ़ाने से पहले सीमित लेकिन निर्णायक प्रतिक्रिया दी जा सके। कोल्ड स्टार्ट ने भारतीय सेनाओं को हफ्तों की तैयारी के बजाय कुछ ही घंटों में कार्रवाई करने की क्षमता प्रदान की। हवाई हमले शुरू कर सीमा पार करने, खास सैन्य या आतंकी ठिकानों को नष्ट करके हालात युद्ध में बदलने से पहले रुकने के लिए। कोल्ड स्टार्ट सफल होता है जब भारत के पास
इसे करने के साधन हों, जैसे कि ब्रह्मोस मिसाइल कोल्ड स्टार्ट के लिए सर्वोत्तम है। यह तेज है, सटीक है, इसमें परमाणु वॉरहेड नहीं है, इसीलिए यह अपने आप तनाव नहीं बढ़ाता, लेकिन इसकी मार इतनी जबरदस्त है कि कोई भी इसे नजरअंदाज नहीं कर सकता। सैनिकों, टैंकों और ट्रकों को भेजने की आवश्यकता नहीं है। अंतर्राष्ट्रीय समर्थन के लिए सप्ताहों का इंतजार अनावश्यक है। आप बस फायर करते हैं, और यही भारत ने किया। ऑपरेशन सिंदूर में इस्तेमाल किए गए मिसाइल प्रतीकात्मक नहीं थे, वे सामरिक थे। उन्होंने कमांड सेंटर, रडार साइट्स, लॉन्च पैड्स और आतंकी शिविरों को ध्वस्त कर दिया। वही ढांचा जिस पर जैश ए मोहम्मद और लश्कर ए तैयबा जैसे समूह अपने संचालन के लिए निर्भर हैं। ये समयबद्ध, लक्षित और प्रभावी हमले भारत में ही निर्मित हुए थे। क्योंकि मोदी की सैन्य सोच बल प्रयोग करने की है, लेकिन यह भारतीय बल का प्रयोग करने की सोच है। पूरी कार्रवाई आत्मनिर्भर भारत की नींव पर आधारित थी, जो रक्षा क्षेत्र में भारत को आत्मनिर्भर बनाने का एक राष्ट्रीय प्रयास है। ब्रह्मोस रूस के साथ संयुक्त परियोजना है, लेकिन इसका ज्यादातर मार्गदर्शन, परीक्षण, एकीकरण और निर्माण भारत में ही हुआ है। भारत सिर्फ मिसाइलें लॉन्च नहीं कर रहा है, वह उन्हें बना रहा है, बेच रहा है और युद्ध में उनका परीक्षण कर रहा है, जिसमें राष्ट्रीय गर्व दांव पर है। साथ ही वह इन्हीं से अपनी सुरक्षा भी कर रहा है। ऑपरेशन में भारत ने पूरी ताकत से आक्रामक रवैया अपनाया। ड्रोन जैमर, आकाश मिसाइल, डिफेंस सिस्टम, एंटी एयर सिस्टम, सिग्नल डिस्टर्बर और स्वदेशी रडार को विमानों और क्षेत्र की सुरक्षा के लिए सक्रिय किया गया। यह एक बार की कार्रवाई नहीं, बल्कि आधुनिक भारतीय युद्ध कौशल का वास्तविक समय में प्रदर्शन था। मल्टी डोमेन, समन्वित, स्वदेशी निर्मित और तीक्ष्ण, यह सब परमाणु तनाव को बढ़ाए बिना किया गया। संघर्ष विराम की ओर वापसी हुई, भले ही वह कमजोर ही क्यों न हो। भारत एक कठिन क्षेत्र में यह बारीकी हासिल करने का प्रयास कर रहा है। ऐसा प्रहार करो जिसका असर हो, पर उस सीमा तक नहीं जिससे दुश्मन जवाबी कार्रवाई करने पर मजबूर हो जाए। यह एक नाजुक संतुलन है, लेकिन 10 मई को भारत ने यह कर दिखाया। यह सफलता सैन्य के साथ साथ कूटनीतिक, आर्थिक और मानसिक रूप से भी भारत के भविष्य की दिशा का संकेत देती है। अब वह खुद को उस देश के रूप में नहीं देखता जो सिर्फ मार खाने का इंतजार करता है। वह अब खुद को एक ऐसे देश के रूप में देखता है जो समझदारी से त्वरित प्रतिक्रिया देता है, ताकि विश्व का ध्यान आकर्षित हो, परंतु नियंत्रण बनाए रखता है।